बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हाजरीन को आदाब। गालिब महज एक शायर का नाम नहीं है, गालिब एक तहज़ीब का नाम है। वो तहज़ीब जो हम सब के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी जाती है या मुख्तलिफ़ ज़बानों की शायरी के बारे में भी बात करें तो गालिब अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। गालिब एक ऐसे शायर भी हैं या एक ऐसे अदीब भी हैं कि उर्दू शायरी को जानने वाले जो लोग हैं उन्हें मालूम है कि दुनिया में जितने भी आज तक जितने भी उर्दू शायर या उर्दू अदीब पैदा हुए, इकबाल के बाद अगर सबसे ज़्यादा काम किसी पर हुआ तो वह गालिब पर हुआ। गालिब की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे और जब हम अदब की नफ्सियात के ऊपर बात करते हैं या उसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि दुनिया का ये कहा जाता है कि पहला मॉडर्न पोएट अगर कोई था तो वो गालिब थे। लेकिन ये किताब जो है ये गालिब की शायरी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी का एक सफ़र है और जिसे जाहिर बात है कुछ फिक्शनल लिबर्टीज़ लेकर उन चीज़ों को जहाँ से चीज़ें हमें इकट्ठा हो सकती है, जब हम माजी की तरफ पलट के देखते हैं तो हमें एक बात याद रखनी होती है कि याद का एक नाम माजी भी होता है। तो हम जब अपने यादों के झरोके में पीछे पलट कर देखते हैं तो विनोद जी को एक ऐसा गालिब मिलता है जो अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। तो मेरा पहला सवाल विनोद साहब आपसे इसी बारे में रहेगा कि जैसा मैंने कहा कि गालिब के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है, तो जब आप पलट कर गालिब की तरफ लौटते हैं तो ऐसा क्या नया था जिसने आपको उस तरफ रुजू करने का मौका दिया कि हम गालिब को एक बार दोबारा से देखें? क्योंकि गालिब के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी थी, एक सीरियल हमारे सामने था जिसने गालिब को हमारे घर घर में हर किसी जानने वाले समझने वाले के सामने रखा था। तो हम ऐसा कौन सा नया डायमेंशन था जिसकी तलाश गली कासिम जान के ज़रिए आप करना चाहते थे? आदिल भाई, जैसा कि आपने कहा कि गालिब एक शायर का नाम नहीं है, एक तहजीब का भी नाम है। बिल्कुल। एक वक्त था जब मैं दिल्ली में रहता था, बाज़ार सीताराम में। वहाँ से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो मेरा रास्ता होता था वो गली कासिम जान से होके जाता था और ये मेरा एक बार जाना और एक बार आना, ये दो तरह का वो था। उस दौर में जब मैंने एक घर को देखा और पता लगा कि गालिब यहाँ रहा करते थे, उस घर की ये गालिबन तब की बात है जब शायद उस टाइम गालिब जिस हवेली में वो रहा करते थे वो उस टाइम तक स्मारक के तौर पे बनी नहीं थी। तब वहाँ कोई और टाल वहाँ पे इस्तेमाल। वो लकड़ी की और कोयले की टाल थी वहाँ पे। तो बड़ा बुरा लगता था कि एक इतने बड़े शायर का वो घर रहा, हालांकि वो उनकी जाति मिल्कियत नहीं थी, वो खुद किराएदार रहे पूरी उम्र भर। तो आखिर ऐसा क्या वजह है कि हमने मतलब अपनी चीज़ों को सहेजा नहीं इस तरह से। तो एक कुछ सिलसिला शुरू हुआ। फिर अलीगढ़ में मेरी जो तालीम हुई उस दौरान भी मुझे गालिब से कुछ वाबस्ता होने के मौके मिले बहुत सारे, क्योंकि वहाँ ऐसे अदीबों से भी मुलाकात होती थी यूनिवर्सिटी के उसमें। और ये इस दौर ने एक जगह लाया कि मुझे ऐसा लगा कि गालिब की ज़िंदगी को एक बार कहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी जगह ये कोशिश की कि गालिब की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को देखा जाए और पढ़ा जाए। और वो कहीं सिलसिलेवार पूरा सिलसिला नहीं बन रहा था। हर जगह जो उनके दीवान छपे या उनके बारे में जो शायरी पे तो मेरे ख्याल से हज़ारों किताबें गालिब की छपी, उनके दीवान भी बहुत सारे हुए, लेकिन ज़िंदगी का कोई सिलसिलेवार वो नहीं नज़र आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हमें कहीं ना कहीं लाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी उसकी वो दिए क्लूज़, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। मसलन गालिब के बहुत सारे ऐसे पहलू, बल्कि सच बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने लगी जो जिससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। जी। ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे लगा कि मतलब हम एक आदमी को समझते कितना सा है।
इसमें इस हवाले से मैं एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि ये सिर्फ गुफ्तगू है। गालिब का जो मूवी आपने देखी होगी 1954-94 जो आई, जो मंटो साहब ने लिखी। मंटो खुद बहुत बड़े उर्दू के फिक्शन राइटर थे, और उसके बाद गुलजार साहब ने जो सीरियल बनाया, उसमें जो डोमनी का किरदार है, जो डोमनी का किरदार उनके यहाँ क्या नाम है, मंटो के यहाँ उनका नाम कुछ और है, गुलजार साहब के यहाँ वो नवाब जान है, आपके यहाँ वो जीनत बेगम है। जीनत बेगम। लेकिन गालिब के सारे खतूत में से उस डोमनी के किरदार के लिए सिर्फ 2.5 सतरें हैं, यानी कि 2.5 लाइनें हैं, जिसके ऊपर गालिब की ज़िंदगी से वो जोड़ दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है कि गालिब की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। हाँ, मैं इस बारे में आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि उस डोमनी के करैक्टर को लेके जब वो सोहराब मोदी ने वो फिल्म बनाई थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और मंटो ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, भारत भूषण उसके हीरो थे, गालिब बने थे, और सुरैया उसमें वो डोमनी बनी थी उसमें। मोती बेगम। कुल मिला के, हाँ, मोती बेगम कर दिया था उसका नाम उसमें। कुल मिला के गालिब की ज़िंदगी पे जो 2-3 चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो गुलजार साहब का सीरियल हो और या वो फिल्म हो सोहराब मोदी की, उसमें पूरा फोकस जो है वो उनके उस इश्किया उस पे आ गया है। मतलब गालिब की ज़िंदगी के पहलू छूट गए हैं बहुत सारे। ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बराबर हॉन्ट कर रही थी कि कुछ नया ऐसा आना चाहिए, चीज़ें जो दरअसल गालिब के चरित्र को या उनके कैरेक्टर को सामने ला सके, क्योंकि एक उनकी ज़िंदगी का ये बहुत छोटा सा पहलू था, और डोमनी की कोई बहुत लंबी उम्र भी नहीं हुई, वो बहुत जल्दी मतलब इस दुनिया को छोड़ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी चीज़ तो करनी चाहिए जिससे कि पता लगे कि अच्छा, उनके बहुत सारे ऐसे मुलाकाती थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी में जो जिनको छुआ ही नहीं गया बिल्कुल एक तरह से। तो वो कोशिश इसी सिलसिले की वजह बनी ये किताब को लिखने की। ये आपकी इस किताब का सबसे अहम पहलू जो है वो गालिब की ज़िंदगी का एक सफ़र, जो सफ़र कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। शेख सादी, आपने जिक्र भी किया है कि शेख सादी ने कहा था कि लोगों को ट्रैवल तब करना चाहिए अगर 5 लोग अगर ट्रैवल करते हैं या सफ़र करते हैं तो कामयाब होते हैं। पहला दौलतमंद, दूसरा आलिम, तीसरा हसीन, चौथा गायक और पांचवा मेहनतकश। तो गालिब ज़ाहिर बात है आलिम थे, और कलकत्ता के सफ़र ने गालिब की शायरी में एक नया आयाम भी जोड़ा। और इस रास्ते में जब वो वाराणसी पहुँचे तो चरागे दैर जैसी मसनवी भी सामने आई, और गालिब की पहली तसनीफ़ गुलेराना के नाम से जो इंतखाब उन्होंने किया वो कलकत्ता में हुआ। हालांकि ये, तो इस बारे में कुछ अगर आप बताएं तो बहुत। देखिए, अब इस पूरी किताब का सबसे जो एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो उनकी कलकत्ता यात्रा है, क्योंकि मैं इस तरह से देखता हूँ, शायद मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो गालिब को जानते और समझते हैं उनको भी इस बात से एतराज़ नहीं होगा कि गालिब की ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं। एक कलकत्ता यात्रा से पहले के गालिब, और एक कलकत्ता की यात्रा के बाद जो गालिब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो गालिब है। और उसकी वजह क्या है कि वो कलकत्ता यात्रा में गालिब जो दुनिया देखते हैं, उस दिल्ली से बाहर की दुनिया पहली बार उनको देखने को मिलती है। उनकी लखनऊ का भी पड़ाव होता है, बांदा भी रुकते हैं वो, और कई जगह वो रुकते हुए जाते हैं। इलाहाबाद में उन्होंने अपनी जो वो है वहाँ कुछ बदमज़गी हो जाती है, उसका वो जिक्र ही नहीं करते, कहीं किसी ख़त में भी जिक्र नहीं आता उनका। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी। और आप देखिए कि जो बनारस का आपने जिक्र किया, बनारस में जब जो मसनवी उन्होंने लिखी थी चराग़ दैर, वो इतनी गज़ब की चीज़ है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ चीज़ें मीर और गालिब में कहीं आके एक जगह मिलती हैं। और वो बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ ये सारी, एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनारस जब वो गए थे तो गालिब ने अपने ख़त में लिखा, शायद बांदा के नवाब को ही ये ख़त लिखा गया था कि मैं बनारस को काशी के नाम से बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है काशी। और काशी मुझे ऐसा लगा है कि अगर मेरा ये दिक्कतें नहीं होती घरेलू तो मैं इसी शहर में रह जाता और यहीं गंगा के किनारे अपनी पूरी उम्र पूरी कर देता। तो उन्हें बहुत मुतासिर किया बनारस ने, अब मुझे कहना चाहिए काशी ने। तो गालिब के काशी में, अब मेरे सामने जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताऊं
कि गालिब करीब 1-1.5 महीने वहाँ रुके। कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता कि वो 1-1.5 महीने वहाँ रुके और उनकी किसी से मुलाकात हुई, कौन लोग थे जिनके साथ उनका राब्ता रहा, कुछ ताल्लुकात बने या ना बने। तो 2-3 चीज़ें दिमाग में थी कि अब इसमें कहीं कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो फिक्शनल पार्ट भी आना चाहिए, जिससे कि उसको उनकी ज़िंदगी को एक रवा किया जा सके वहाँ से आगे। उसके लिए आपने मुमताज़ अली का एक मुमताज़ अली नाम का एक कैरेक्टर करेक्टर लिया। इसका भी मैं एक बड़ा गज़ब वो है दिमाग में कि मुमताज़ अली करेक्टर क्यों दिमाग में आता है। दरअसल काशी की या बनारस की एक ऐसी रवायत है जिसको कि हम गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानते हैं। वो एक ऐसा शहर है जो किसी खास मज़हब या किसी उसका नहीं है, वह जो भी आता है वो बनारस का होकर रह जाता है। मुझे ध्यान था कि बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस में सुबह अपनी जो रियाज करते थे तो वो हनुमान मंदिर में जाके रियाज करते थे सुबह का। तो ये जो तहजीब बनारस की थी इसको मैं कैसे दिखाऊं वहाँ। अब बिस्मिल्लाह खां साहब तो अब हुए, गालिब का वक्त तो बहुत पहले का था। तो जाहिर है कि मुमताज़ नाम के एक शख्स को मैंने उनके साथ लिया, जिससे जब गालिब ये पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हैं, तो वो ये बताता है कि हुजूर वैसे तो ख़ानदान में हमारे संगीत की रिवायत रही है और मौसीकी हमारे घरों में सिखाई जाती थी। अब मैं क्या है कि यहाँ जो मंदिर है उसमें शिव जी का, उसमें भजन गा के और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। तो ये एक वो था करेक्टर को खड़ा करने का, उसकी वजह ये थी मुमताज़ अली को वहाँ सामने लाने की। आपकी किताब से गुजरते हुए या गालिब की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो गालिब को 3 शहरों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। 3 कहना शायद सही नहीं, 4 शहरों ने, आगरा, दिल्ली, वाराणसी और कलकत्ता। आगरा में गालिब कभी रहना नहीं चाहते थे। जब वो बंसीधर के साथ कंचे वंचे खेलते थे पुराने दोस्तों के साथ, जब दिल्ली लूटने लगा तो उन्हें कई बार ये ख्याल आया क्यों ना आगरा जाके रहा जाए, क्योंकि जब किले में रसाई नहीं मिल रही थी। लेकिन रहने के लिए गालिब को दिल्ली, वाराणसी यानी कि काशी और कलकत्ता पसंद थे, और इनमें से ज़्यादातर दिल्ली और काशी जिसके बारे में वो कहते हैं। दिल्ली में वो जाहिर बात है इस बात का जिक्र करते हैं। मैं खुद ही आपसे पूछ लूं कि वो 5 चीज़ें जो गालिब को दिल्ली के बारे में चीज़ थी, क्योंकि उसमें जो आखिरी चीज़ है वो भी हमारी तहजीब और तहजीबी रवायत से जुड़ी हुई है। तो वो 5 चीज़ें तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, वक्त भी नहीं है इतना। लेकिन मैं 2 चीज़ों का जिक्र ज़रूर करूँगा। एक तो उनको जमुना की सैर बहुत पसंद थी शाम को, जी। और दूसरी चीज़ जो उनके जहन में हमेशा रहती थी, वो कई बार ये कहते थे कि ये जो हमारा मेला लगता है, जो फूल वालों की सैर के नाम से बहुत मशहूर रहा, ये मेला अगर ना हो तो फिर दिल्ली का कुछ मज़ा नहीं है। क्योंकि जो मेहरौली में लगता बख्तियार था, काकी की यहाँ से जाता था और मेहरौली में वो कई दिन तक उस मेले की वो रहती थी रौनक। तो होता क्या था कि दरअसल इस मेले की खूबी ये थी कि बादशाह सलामत खुद उस मेले में जाते थे, और पहले दिन तो वो योग माया मंदिर में जाके पंखा चढ़ाते थे, और फिर इसके बाद वो काकी की दरगाह पे जाके वो पंखे को चढ़ाते थे। तो सच बात यह है कि दिल्ली की जो पुरानी रवायत रही है उसमें ये जो कम्युनल हारमोनी की जो वो थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, और वो ये जो मेला था ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी फूल वालों की सैर। तो गालिब को इसलिए वो बहुत पसंद था, और इसलिए वो 2-3 चीज़ों पे तो बड़ा उनका फोकस था। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब वो बनारस में थे, और ये भी थोड़ा सा फिक्शनल वो पार्ट मान सकते हैं इसको आप, कि बनारस में उनको एक, अगर जो लोग बनारस को जानते हैं उनको पता होगा कि वहाँ बजरे चलते हैं गंगा में, और वो उनमें 2 मंजिल के बजरे होते हैं, जिसमें शाम को पुराने जो रईस होते थे वो बजरों पे बैठते थे, उनकी महफिलें जमती थी मौसीकी की, और कुछ बातचीत भी होती थी। तो एक बार जब उनको ले गए वो मुमताज़ अली कुछ लोगों के साथ वहाँ, तो कुछ शायर भी इकट्ठे हुए, और उस जगह पहली बार गालिब ने देखा कि उनको बजरे पे मुशायरा कराने का वो मिला मौका। और उस मुशायरे के बाद उनको लौट के आए तो वो सोच रहे थे
कि जमुना तो दिल्ली में भी बहती है, पर मैंने दिल्ली में ऐसा माहौल नहीं देखा। जी जी जी। तो ये उनको इतना इतना हॉन्ट करती रही बहुत दिनों तक ये चीज़ कि क्या दिल्ली में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और इसीलिए उनको शायद बनारस बहुत पसंद आया, कलकत्ता भी उनको इसीलिए शायद पसंद आया होगा कि वहाँ की तहजीब और वो बहुत सारी चीज़ें उनके अलग तरह की देखने को मिली। गुले राना के बारे में ये ख्याल है कि जब गालिब ने जो इंतखाब अपना फ़ारसी कलाम का और उर्दू कलाम का किया, जिसे गुले राना कहते हैं, हालांकि बाद में तो दीवान उर्दू का मशहूर हुआ उनका। और गुले राना में 117 गज़लें हैं जो उर्दू की हैं और बाकी फ़ारसी का कलाम है। मेरा सवाल आपसे यहाँ ये है, क्योंकि आप, अगर हम जो नए लोग यहाँ बैठे हैं जो ज़बान से, क्योंकि ज़बान, एक ज़बान का जो राइटर है उसका दूसरी ज़बान के अधिकार ऊपर उतना ही अधिकार होता है पढ़ने वाले का जितना किसी और ज़बान का होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं जब आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान को समझने की कोशिश करते हैं। और गालिब के साथ तो मसला ये है कि वो सिर्फ ना उर्दू का बड़ा राइटर है बल्कि उसकी फ़ारसी दानी पे भी लोगों मतलब हम रश्क कर सकते हैं। तो जब आप, हालांकि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन वो सब ट्रांसलेटेड अवेलेबल हैं, तो आपको कौन कौन सी दुश्वारियाँ इस किताब को लिखने में हुई? बहुत सारी दुश्वारियाँ आई, और जो बात मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी वो मैं अब बता रहा हूँ कि इट टुक 8 years टू रोट दिस बुक। और इसके लिए 8 साल बहुत दुनिया भर की लाइब्रेरीज़, रज़ा लाइब्रेरी और ये दुनिया भर की दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कहाँ कहाँ मैं नहीं भटका, गालिब ऐवान गालिब, गालिब इंस्टीट्यूट, सारे छान मारे। बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच रहा था वो नहीं मिल रही थी। इत्तेफाक से मुझे कुछ खतूत मिले गालिब के, जो ख़त उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को लिखे थे अलग अलग दौर में, और वो सारे जो ख़त थे वो उन ख़तों से बहुत सारी, 2 बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ कि इस किताब की जो ज़ुबान है वो ज़ुबान है जिसको कि हम हिंदुस्तानी ज़ुबान कहते हैं। इसमें उर्दू और हिंदी का कोई मसला नहीं है। असल में आप कह सकते हैं कि ये एक हिंदी और उर्दू की वो ज़ुबान है जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठने वाले लोग बोला करते थे। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए जानते होंगे जो कि मीर भी ये कहा करते थे कि मैं उस ज़ुबान में लिखता हूँ जो लोग यहाँ पे सीढ़ियों पर बैठ के जिस ज़ुबान को बोलते हैं वो मेरी बात को समझ सके। गालिब, आपने जो फ़ारसी की शायरी की बात की थी उस पर मैं 2 लाइनें बताना चाहूँगा कि गालिब मूलतः फ़ारसी के ही आदमी थे, और सच बात यह है कि उर्दू में उनको बड़ी मजबूरी में लिखना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में उनको ना तो किले में रसाई हो रही थी और ना दिल्ली के शायर उनको स्वीकार कर पा रहे थे। तो वो जो दिक्कतें दोहरी उनके सामने थी, कई बार जो आपने जिक्र किया कि वो आगरा वापस जाने का जो कुछ मंसूबा बना रहे थे वो सिर्फ इसलिए था कि उनको दिल्ली वाले कहीं से भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और इसके बाद जब कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि आप अगर आसान ज़ुबान में, ख़ासतौर से उर्दू में लिखें, या रेख्ता उस वक्त भी कहलाता था, अगर इसमें लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मकबूलियत हासिल होगी और आप बेहतर कुछ कर पाएंगे, तब वो उर्दू में आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम लोग उनके फ़ारसी के जो बहुत बड़ा काम है उससे हम लोग बहुत महफूज, मतलब हम नहीं देख पाए। गालिब की ज़िंदगी के साथ अगर हम उसे पलट कर देखते हैं तो एक चीज़ बहुत शिद्दत से जुड़ी है, वो है मौत। यूँ तो मौत सबकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी है, पर गालिब ने अपने बचपन ही में अपने 2 चाचाओं, अपनी 2 फूफियों को खोया, फिर उन्हें अपने वालिद को खोया, फिर जिस चाचा ने उन्हें पाला उनको खोया, और उसके बाद अपने 7 बच्चों को खोया, और 8वें बच्चे को जिसको उन्हें गोद लिया उसको भी खोया। लेकिन इस किताब में इस पूरी नफ्सियात को आपने एक जुमले में बयान किया, और वो तब था कि गालिब जिस उस्ताद से फ़ारसी सीख रहे थे, शेख मौज़म, और उन्होंने एक शेर कहा जिसके ऊपर उनके उस्ताद ने कुछ एतराज़ ज़ाहिर किया कि भाई ये इस्तेमाल सही नहीं है। तो गालिब ने उस कम उम्री में उन्हें ज़हूरी का एक शेर सुनाया। जी जी। और तब उनके उस्ताद खुश हुए। लेकिन उसके बाद एक जुमला है जो आप लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा करें, वो अगर आप बताएं तो। दरअसल जुमला ये था कि गालिब ने वहाँ आके वो अपनी जो परेशानी और दुख था उनका, जो बहुत सारे लोगों को खोया था, उसका अच्छा औलाद तो उन्होंने बाद में खोई, लेकिन उससे पहले जो चाचा बाप को और मतलब उनको वालिद को खोया,
तो वहाँ मुझे लगा कि ये पीड़ा कैसे सामने आएगी गालिब की, ये तकलीफ़ कैसे। तो वहाँ मुझे यही सूझा कि एक डायलॉग वहाँ पे आता है कि जब उन्होंने कहा कि भाई मेरी तुम्हारी पेशानी को चूमना चाहता हूँ मैं, समझे। तो वो उस्ताद को अपनी पेशानी चूमने नहीं देते। उनको ये डर लगता है कि मेरे वालिद जो हैं मेरी पेशानी चूम के गए थे, चाचा पेशानी चूम के गए थे और वो वापस नहीं आए, तो मैं अपने उस्ताद को नहीं खोना चाहता था। ये एक ऐसा वो था जहाँ उनकी सारी तकलीफ़ और वो सब चीज़ें समझ में आती हैं हमारे। इस किताब में जब हम ये कहते हैं कि गालिब ने अपनी 7 औलादों को खोया और आरिफ जिस लड़के को उन्होंने गोद लिया था उसको भी खोया, उसके बाद आपने एक और अरसा इसमें जोड़ा जब बहादुर शाह ज़फ़र को वो क्या नाम है कसीदा पढ़ने सुनाने जा रहे थे, तो वहाँ एक बात आप ये कहते हैं कि गालिब के हवाले से जो बात कहलाते हैं कि वो ये कि जब आलिम अपना इल्म बेच दे और मुसन्निफ़ अपनी तराजू का उसका झुकाव उसके फ़ायदे के लिए हो जाए, और तो ये दौर ये बात 1837 की है। आपको तब के दौर में और आज के दौर में कितना बदलाव नज़र आता है? क्या वही नफ्सियत जो चीज़ गालिब महसूस कर रहे थे कि आज भी वैसा ही है, या उससे ज़्यादा है, या उससे कम है? देखिए, हमारी जो इंसान की जो कुछ फितरतें हैं जो उसके अंदर रहती हैं, वो किसी दौर में बदलती नहीं हैं। और सच बात यह है कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती हैं। तो जो परेशानियाँ और जो चीज़ें गालिब उस वक्त महसूस कर रहे थे और देख रहे थे उस दौर में, वो हमारे सामने आज भी हैं। हमें कई बार लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा किसी को। ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी मूल प्रवृत्ति जो है उससे हम अलग नहीं हो पाते हैं। तो ये तो इंसानी वो है फितरत, इसका कोई इलाज नहीं है, ये हमेशा रहेगी और ये आगे भी ऐसे ही चलेगा, इसका कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कलकत्ता से वो जो है उसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अपने सारे सुनने वालों को कि गालिब जब कलकत्ता गए तो पहली बार उन्होंने जब अंग्रेज़ों के वो जहाज़ देखे समुद्र में मूव करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें जब उनको नज़र आईं, बिजली भी आ चुकी थी वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी नई नई दिखाई दी, तो गालिब वहाँ पे खड़े होके एक लाइन बोलते हैं समुद्र के किनारे खड़े होके कि जो कौम 7 समुंदर पार करके और यहाँ तक जहाज बना के यहाँ तक आ सकती है, उसको हमें हराना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होगा और उसको राज करने से कोई नहीं रोक सकता। और गालिब की बात सही साबित हुई। मतलब अल्टीमेटली अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ हुए। वो भले ही जहांगीर के समय से वो सारा शुरुआत हुई हो और वो बना हो, लेकिन चीज़ें उसी तरह से फिर शेप लेती गई जैसा वो सोच रहे थे। और एक पोइट कितना फारसाइटेड होता है ये उनके बहुत सारे जुमलों में नज़र आता है। एक चीज़ इसमें और आपने अगर देखी हो तो एक लड़का उनके पास फ़ारसी पढ़ने आता है, तो गालिब उससे पूछते हैं कि भाई तुम फ़ारसी क्यों पढ़ना चाहते हो मियाँ? तो वो ये कहता है कि हुजूर मैं कुछ कर लूँगा इसमें। तो गालिब उसको उस वक्त ये कहते हैं कि मियाँ अंग्रेज़ों की ज़ुबान सीखो, यही आगे चल के काम आएगी। फ़ारसी सीख के तो मैंने ही क्या कर लिया, मेरी हालत तुम देख लो, समझे? तो इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाए। आप देखिए कितना दूर की सोच थी उन्होंने कि जब अंग्रेज़ों की ज़ुबान सीखने की बात की, आज हम अंग्रेज़ी का वो देख ही रहे हैं कहाँ पहुँच गई अंग्रेज़ी हमारे पूरे जहन में। विनोद साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त की जाहिर बात है, अगर हम गालिब पे बात करें तो इसके दफ्तर खुल सकते हैं और कितना, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम अगर कोई चाहे कि वहाँ से क्वेश्चंस लेना चाहे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम वहाँ से क्वेश्चन लें कि आपने इलाही बख्श जो मारूफ जो क्या नाम है गालिब के ससुर थे, और मज़ेदार बात है कि वो ज़ौक़ के शागिर्द थे और ज़ौक़ जो है शाह निसार के शागिर्द थे। आपने उनके बारे में एक बात कही है कि वो इज़्ज़तदार शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखने के बाद भी बहुत मजहबी ख़यालात के थे। तो ये बात ज़रा मतलब इज़्ज़तदार और मजहबी दो अलग अलग करना
कहाँ जरूरत थी उसकी? देखिए, इज्जत का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना ये है कि एक इज्जतदार आदमी मजहबी क्यों नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। और एक मजहबी आदमी इज्जतदार क्यों नहीं हो सकता? समझे? किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो विनोद साहब के लिए। जी जी हाँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा एक प्रश्न था, जो मिर्ज़ा गालिब धारावाहिक थी, उसका एक बहुत ही मशहूर और मकबूल अंश है जिसमें वो दाग पर एक लिखते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। जौक पर। वो ज़ौक पे लिखते हैं। सॉरी, ज़ौक पर। जिसमें फिर उनसे सवाल भी पूछा जाता है कि ये आपने क्या लिखा, तो वो कहते हैं तो मतला है मेरी नई गज़ल का, जिसे वो पूरा करते हैं कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये राइवलरी जो ज़ौक और गालिब की थी, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, और ये कहाँ से शुरू हुई? इस पर ज़रा आप प्रकाश अगर डाल पाए। देखिए, अगर आप अगर आपके पास तो किताब है मेरे ख्याल से, जी जी जी। और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने पूरी कोशिश ये की है कि इसको राइवलरी के तौर पे ना पेश किया जाए, क्योंकि वो दोनों अपने समय के बड़े शायर थे। राइवलरी का ऐसा वो नहीं था कोई। दरअसल सारी दिक्कत एक थी उनके दोनों के बीच में, और वो ये थी कि गालिब किले में रसाई के लिए बहुत परेशान थे, और चूंकि ज़ौक साहब जो हैं वो बादशाह के उस्ताद थे, उनके रहते उनको किले में वो मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ों पे वो जाना नहीं चाहते थे। यही एक छोटी सी वो थी बीच में, लॉन्ग डार्ट जिसको कह सकते हैं आप, या कोई इसमें बस आपको इतना ज़रूर बता दूं कि गुलजार साहब ने उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया कि आपको इतने साल बाद याद है। हकीकत में ऐसा नहीं था, है ना? ऐसा कोई मुशायरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ वो। ठीक है जी, आप कुछ पूछ रहे थे? और कोई सवाल किसी? काफ़ी तफसील से आपने गालिब के बारे में बताया। एक जब जो इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालें कि गालिब ने जो अंग्रेज़ों के साथ उनका राब्ता रहा पेंशन से रिलेटेड, या आम की शौकीन थे गालिब, उसके बारे में भी कुछ रोशनी डालें तो ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, अंग्रेज़ों से तो उनका जो राब्ता था उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि पेंशन अंग्रेज़ों से ही मिल रही थी, और गालिब साहब की सबसे बड़ी दिक्कत अपनी पेंशन ही थी। तो उनको उनसे तो अपना जो भी ताल्लुकात रखने थे वो रखते ही थे वो, और बहुत सारे अंग्रेज़ उनके दोस्त भी थे। तो विलियम फ्रेज़र जिसकी डेथ हो गई, वो भी उनका बहुत अच्छा दोस्त था, और गालिब को सब एक रेस्पेक्ट भी देते थे अंग्रेज़। ये ख़त्म हो गया क्या? इसका जवाब तो दे दूँ मैं। हाँ, तो इसलिए अंग्रेज़ों से उनके जो ताल्लुकात थे उसको पे तो हमें कोई सवाल है ही नहीं। मतलब वो थे उनके, और वो उस पर कहीं भी कोई ऐसी वो नहीं है जिस पे कि हम कोई वो उनका बचाव करें किसी तरह से भी। और बाकी चीज़ें जो थी वो दस्तंबू अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने और क्लियर हो जाएंगी। जो उन्होंने बाद में मलिका विक्टोरिया के लिए जो किताब लिखी थी, वो पेंशन को ही लेके थी सारी दिक्कतें। बाकी गालिब का अलग ही मयार था वो तो। एक आखिरी सवाल कोई? गालिब का मशहूर शेर है, दर्द को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं होती। मेरे ख्याल से मैंने तो ये शेर गालिब के उसमें कहीं पढ़ा नहीं है वैसे। ये मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, मैं गलत भी हो लेकिन सकता हूँ। आप सही सवाल क्या है कि ये शेर गालिब का है या नहीं है? नहीं, सवाल ये नहीं है जी। मैं तो इस शेर के मायने जानना चाह रहा हूँ। उसके लिए सेशन के बाद आप क्लास ले सकते हैं। कोई और सवाल? आखिरी सवाल कोई? मैं वो लास्ट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं आगे ज़माने में कोई मीर अगले ज़माने में। अगले ज़माने में तो मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह और दर्दो गम का शायर कहा गया है, तो फिर गालिब को क्यों नहीं कहा गया? देखिए, एक ये कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो हर एक को बांट दिया जाए। आप सोच रहे हैं कि मुझे भी वो पद्मश्री मिल जाए, आपको मिल जाए, तो वो तो मिल जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन ये चीज़ें आवाम तय करता है, और जो पढ़ने वाले हैं वो तय करते हैं। तो मीर तो उस्ताद थे, इसमें दो राय है ही नहीं। गालिब ने खुद माना है उनको अपना, मतलब उनसे बड़े थे वो, पहले दौर में आए थे उनसे, और
अगर आपने अगर इतना पढ़ा है तो मेरे ख्याल से ये भी पढ़ा होगा और आपकी जानकारी में होगा कि मीर को गालिब की एक बहुत अर्ली स्टेज की गज़ल कोई जाके किसी ने दिखाई थी और मीर ने उस पर ये टिप्पणी की थी कि अगर इस लड़के को कोई काबिल उस्ताद मिल गया तो ये बहुत बड़ा शायर बनेगा, और अगर इसको कोई काबिल उस्ताद नहीं मिला तो ये अनाप शनाप बकेगा कुछ ना कुछ। तो ये मीर और गालिब के बारे में तो ये, क्योंकि बड़ा लंबा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और इसका जवाब सिर्फ इतना है कि अगर आपने मीर को अपने हवास से और अपने एहसास से और गालिब को अपनी फ़िक्र से पढ़ा होता तो जवाब आपके पास होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।